रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। शहर की आबादी से दूर एक सुनसान इलाके में बने पुराने बंगले की पीली रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। उस रोशनी में जैसे कोई बेचैनी छिपी हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी अनदेखे डर को अपने भीतर दबाए बैठी थी। बंगले के अंदर डॉक्टर राघव शर्मा अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे सिगरेट के कश ले रहा था। कमरे में धुएं की एक भारी परत फैल गई थी। आज ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी। यह घबराहट बिना कारण नहीं लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी आहट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर राघव का स्वभाव बहुत विचित्र था। वो लोगों से मिलना पसंद तो करता था, लेकिन किसी से ज्यादा बातचीत करना उसे कभी अच्छा नहीं लगा। अकेलापन ही उसका सबसे पुराना साथी बन चुका था। लोग अक्सर उनके बारे में कहा करते हैं कि डॉक्टर राघव को लाशों के साथ रहने की आदत हो गई है और लाशों का पोस्टमार्टम करते करते उनका दिल पत्थर का हो गया। राघव शर्मा सिटी हॉस्पिटल के मालिक और पोस्टमार्टम डॉक्टर था। मौत उनके लिए कोई रहस्य नहीं रही थी, बल्कि रोज की आदत बन चुकी थी। डॉक्टर राघव दीवार पर लगी पुरानी घड़ी को लगातार देख रहा था। घड़ी की टिक टिक कमरे में किसी अजीब चेतावनी की तरह गूंज रही थी। तभी अचानक फोन की तेज घंटी ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। उस आवाज ने जैसे पूरे कमरे के सन्नाटे को हिला दिया था। डॉक्टर साहब, मैं महेश बोल रहा हूँ। एक डेड बॉडी आई है, उसका पोस्टमार्टम होना है। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर राघव ने फोन काट दिया। उसने धीरे से अपनी सिगरेट बुझाई और दीवार पर टंगे अपने गंदे कोट को उतार कर पहन लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोट काफी समय से धुला नहीं था। वो आईने के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगा। कुछ पल तक तो वो अपने ही चेहरे को गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन की परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे वो खुद भी अंदर से जिंदा नहीं रहा हो। उसने धीरे से अपना चश्मा लगाया और बिना कुछ सोचे बंगले से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद उसकी कार सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर अंधेरा फैला हुआ था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सिटी हॉस्पिटल शहर के किनारे बना एक पुराना और खामोश अस्पताल था। उसकी दीवारों पर सीलन की मोटी परत जम चुकी थी। लंबी अंधेरी गलियों में टंगी पीली लाइटें बार बार टिमटिमा रही थी। ऐसा लगता था जैसे यह अस्पताल सिर्फ बीमारों का नहीं, बल्कि अधूरी मौतों का घर बन चुका था। कहा जाता था कि रात के समय इस अस्पताल की दीवारों के बीच अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई अब भी यहां से जाने को तैयार ना हो। अस्पताल के बाहर ही महेश खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। किसकी डेड बॉडी है? एक लड़की की डेड बॉडी आई है। मुझे लग रहा है कि उसकी मौत सामान्य तरीके से हुई है, लेकिन पुलिस को शक है कि उसे मारा गया है। बाकी तो पोस्टमार्टम करके आप पता लगा ही लेंगे। डॉक्टर राघव ने महेश की ओर अजीब नजरों से देखा। महेश के हाथ में पकड़ी लकड़ी की फाइल को उन्होंने धीरे से अपने हाथों में ले लिया। राघव धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पोस्टमार्टम रूम की ओर चलने लगा। उनके कदमों की आवाज सुनसान कॉरिडोर में गूंज रही थी। पीछे पीछे महेश भी चुपचाप उनके साथ चल रहा था। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम करते क्या आपको कभी डर नहीं लगा? मुझे जिंदा इंसानों से ज्यादा डर लगता है। ये कहते समय राघव की आंखों में एक अजीब सी वीरानगी चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के भीतर कोई जिंदगी नहीं बची थी, जैसे वो खुद भी आधा जिंदा और आधा मुर्दा हो चुका था। कुछ ही देर बाद वे दोनों पोस्टमार्टम रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। कमरे के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। उस हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मौत खुद वहां उनका इंतजार कर रही हो। तुम्हारा काम खत्म।
आगे का काम मैं करूंगा। महेश चुपचाप वहां से वापस लौट गया। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अब उस कमरे में सिर्फ डॉक्टर राघव और एक खामोश लाश बाकी रह गई थी, और उनके बीच पसरा हुआ था एक डरावना सन्नाटा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके सामने वही पुराना डर खड़ा था। लाशों को चीरने का डर, खून और सड़े हुए मांस की घिन और मौत की खामोश मौजूदगी। इन सब का सामना वो बिना नशे के कभी नहीं कर पाता था। कांपते हाथों से उसने जेब से नशीली दवाइयों की शीशी निकाली और उसकी भारी खुराक अपने भीतर उतार ली। कुछ ही देर में नशे ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब उसके लिए सामने पड़ी कोई भी लाश किसी की माँ, बहन, बेटी या पत्नी नहीं थी। वो सिर्फ एक पोस्टमार्टम की जाने वाली बॉडी थी। यही नशा उसे हर बार उस भयानक काम को करने की हिम्मत देता था। पोस्टमार्टम रूम के भीतर ठंडी हवा का एक भारी झोंका फैला हुआ था। कमरे की दीवारों पर जमी सीलन से अजीब सी गंध उठ रही थी। लोहे की टेबल पर पड़ी लाश सफेद कपड़े से ढकी हुई थी और उसके चारों ओर पसरा सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज किसी अनदेखे राज को छिपाकर बैठी हो। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें सीधे उस लाश पर टिक गई। उसने कपड़े को थोड़ा सा हटाया और जैसे ही लड़की का चेहरा सामने आया वो ठिठक गया। लड़की का चेहरा देखते ही राघव के भीतर एक अजीब सी हलचल उठी। वो उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी उतरने लगी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, जैसे मैं इसे जानता हूं। कुछ पल तक राघव उसी तरह उसे घूरता रहा। लड़की की आंखें अजीब तरह से फटी हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कोई ऐसा दृश्य देखा हो जिसने उसकी आत्मा तक को डरा दिया हो। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर जमी हुई थी। होठ हल्के खुले थे, जैसे वो आखिरी पल तक किसी से मदद मांगना चाहती रही हो। उसके चेहरे पर जमे डर की परछाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने उसे अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे पकड़कर तोड़ा हो। राघव ने धीरे से फाइल उठाई और उसमें लगी लड़की की जिंदा हालत वाली तस्वीर देखने लगा। तस्वीर में वही चेहरा था, लेकिन आंखों में डर नहीं, जीवन था। राघव ने नाम पढ़ा, गौरी। नाम पढ़ते ही उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिमाग के अंधेरे कोने से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर सब कुछ धुंधला हो गया। राघव ने फाइल को एक तरफ रख दिया और धीरे धीरे अपने औजार उठाने लगा। राघव ने ठंडे हाथों से पहला औजार उठाया। कमरे में केवल स्टील की खनखनाहट और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे लड़की के शरीर पर पहला निशान लगाया। चाकू की धार जैसे ही त्वचा को छूती गई, कमरे का सन्नाटा और गहरा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उस कट को महसूस कर रही हो। राघव बेहद शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात हो। धीरे धीरे वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ाता गया। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी। स्टील के औजारों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन लड़की की आंखें अब भी उसी तरह खुली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी राघव को देख रही हो। एक पल के लिए राघव की नजर उन आंखों से टकराई और उसके हाथ हल्के से रुक गए। कमरे की टिमटिमाती लाइट अचानक तेज धीमी होने लगी। हवा का एक ठंडा झोंका भीतर से गुजरा। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। राघव ने अपने काम को खत्म किया और औजार धीरे धीरे एक तरफ रख दिए। उसने लड़की के शरीर को वापस उसी तरह ढक दिया जैसे कुछ देर पहले ढका हुआ था, लेकिन अब कमरे का सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुका था। कितनी बार कहा है कि पोस्टमार्टम रूम में मुझे तंग मत किया करो, लेकिन हर बार दरवाजा आखिर बार बार नॉक क्यों होता है? दरवाजा खुलते ही बाहर महेश खड़ा दिखाई दिया।
उसके चेहरे पर वही अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। एक डेड बॉडी और आई है। उसका पोस्टमार्टम मैं कल करूंगा। उसका पोस्टमार्टम आपको आज ही करना है, जो कि आप हमेशा करते हैं। महेश की ये बात सुनकर राघव एक पल के लिए चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब है कि मैं हमेशा करता हूं? आप जानते हैं। महेश की आवाज में अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। उसकी आंखें राघव के चेहरे पर टिकी हुई थी। लगता है तुमने हमेशा की तरह चढ़ा रखी। बताओ, दूसरी डेड बॉडी कहाँ है? महेश राघव को पोस्टमार्टम रूम से थोड़ी दूर उस जगह तक ले गया जहां दूसरी डेड बॉडी रखी हुई थी। सफेद कपड़े से ढकी वो लाश बिल्कुल स्थिर पड़ी थी। यह है डेड बॉडी। राघव धीरे धीरे उस लाश के पास पहुंचा। उसका हाथ कपड़े की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई अनजाना डर जाग उठा। लगता है आप थक चुके हैं। मैं इसे पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचा देता हूं। महेश स्ट्रेचर को धक्का देता हुआ वापस पोस्टमार्टम रूम की ओर ले गया और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ पल तक राघव दूसरी डेड बॉडी को देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी नजर वापस पहली टेबल पर पड़ी लड़की की लाश की ओर चली गई। वो फिर से गौरी के पास आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक दृश्य इतना भयानक था कि राघव डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसके हलक को जकड़ लिया हो। और खुली हुई आंखें सीधे राघव को घूर रही थी। क्या हुआ? क्या मुझे तुमने पहचाना नहीं? राघव जमीन पर गिर पड़ा। वो अपनी आंखें मलते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लगता है मैं बहुत थक गया हूं। शायद थकान की वजह से मुझे वहम हो रहा है। लेकिन तभी गौरी धीरे धीरे टेबल से नीचे उतर आई। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अपने पाप को याद करो राघव। यह आवाज सुनते ही राघव के सिर में तेज चक्कर घूमने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोशी की गहरी खाई में गिरता चला गया। बेहोशी की गहराइयों में गिरते हुए राघव की चेतना जैसे किसी अंधे कुएं में उतरने लगी। उसके सामने धुंधली धुंधली तस्वीरें तैरने लगी, आवाजें टूटने लगी, चेहरे उभरने लगे और धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा और स्मृतियां उसे पीछे खींच ले गई। राघव अपने बंगले के कमरे में टहल रहा था। उसकी नजर बार बार दीवार पर लगी घड़ी पर जा रही थी। घड़ी की सुइयां रात के ठीक 10 बजा रही थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला, गौरी अंदर आई। राघव का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये कोई वक्त है आने का? डॉक्टर आर्यन ने मुझे रोक लिया था। वो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे और राघव, मैंने आज जो देखा अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही। यह सुनते ही राघव का चेहरा गुस्से से भर गया। बस करो। सबसे पहले तो उसे डॉक्टर मत कहो। डॉक्टर की सोसाइटी में सबसे बदनाम आदमी है वो। उसे डॉक्टर नहीं, तांत्रिक होना चाहिए। एमबीबीएस करके भूत प्रेत पिशाच जैसी बकवास बातों पर लोगों को बहकाता है। वो मेरे गुरु हैं और मैं अपने गुरु के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। गौरी अंदर चली गई। राघव का गुस्सा और भड़क उठा। वो उसके पीछे कमरे में गया। ये क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारा आशिक है? जब तुम कुछ नहीं थे तब मेरे पापा ने तुम्हें अस्पताल बनवा कर दिया था और मेरी शादी तुमसे की थी। मुझसे अकड़ कर बात मत करना, वरना मुझे तुम्हें डाइवोर्स देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।
यह सुनते ही राघव का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक उतर आई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देकर डॉक्टर आर्यन के लिए छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। डिवोर्स देने से बेहतर है मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। कोशिश मत करना, मुझे मारने के बाद तुम नहीं बच पाओगे। गौरी की आवाज सुनकर राघव कुछ देर उसे घूरता रहा। अचानक वो दूसरे कमरे में गया। उसने एक इंजेक्शन उठा लिया। उसकी आंखों में अब केवल एक ही फैसला बचा था। देखता हूं रास्ते से हटाने के बाद मैं कैसे नहीं बच पाऊंगा। राघव वापस अपने कमरे में आ गया। अचानक उसने इंजेक्शन गौरी के शरीर में उतार दिया। गौरी की आंखें फैल गई। कुछ ही सेकंड में उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह जमीन पर गिर गई। उसकी फटी आंखें आखिरी बार राघव को घूरती रही और फिर उसकी सांस रुक गई। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम, जल्दी आइए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम वहां पहुंचा। आपकी वाइफ की मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता, मैं घर आया तो ये इसी हालत में मिली। सबसे पहले मैंने आपको फोन किया। गौरी की लाश वहां से उठा ली गई। कुछ देर बाद राघव बाथरूम चला गया। चेहरा धोने के बाद वो शीशे में खुद को देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अगले दिन डॉक्टर राघव अपने मालूम के मुताबिक हॉस्पिटल चला गया। इंस्पेक्टर साहब, आपकी पत्नी की डेड बॉडी यहाँ भिजवा गए हैं। आप बताइए, पोस्टमार्टम आप करेंगे या दूसरा डॉक्टर? मैं ही करूंगा। राघव पोस्टमार्टम रूम में चला गया। स्ट्रेचर पर गौरी की लाश रखी थी। वो मुस्कुराने लगा। क्या कहा था तुमने? तुझे मारने के बाद बच नहीं पाऊंगा। तुम तो बहुत दूर चली गई हो गौरी। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी जैसी दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा। तुम नरक में जलती रहना। अचानक गौरी की आंख खुल गई। वो उठकर खड़ी हो गई। तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव जमीन पर गिर गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। वापस आ गई हूँ। उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक हो गया। पोस्टमार्टम करने का बहुत शौक था ना तुम्हें? अब तुम रोज यही काम करोगे। उसकी आवाज और भारी हो गई। मैंने मरने से पहले कहा था ना। आज मैंने अपनी आंखों से वो देखा जिस पर मुझे विश्वास नहीं था। मैंने मुर्दों को वापस आते देखा था। डॉक्टर आर्यन ने मुझे वापस आना सिखाया था। यह सुनते ही राघव के गले से चीख निकली। ये सब झूठ है, भ्रम है। अगर मैं मर चुका हूं तो जिंदा कैसे हूं? किसने कहा तुम जिंदा हो? तुम काफी समय पहले मर चुके हो। यकीन नहीं आता तो दूसरी लाश देख लो। राघव कांपते कदमों से दूसरी लाश की तरफ बढ़ा। उसने धीरे धीरे कपड़ा हटाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो खुद था। उसकी अपनी लाश, फटी आंखें, जमा हुआ डर। तुम्हारे मरने के बाद महेश भी मर गया था। ये अस्पताल वीरान हो चुका है। तुम जिंदा दुनिया में नहीं हो डॉक्टर राघव। तभी दरवाजा खुला। महेश अंदर आ गया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। अब आपको याद आ गया डॉक्टर साहब? कुछ घंटों बाद राघव की आंख खुल गई। वो फिर उसी कुर्सी पर बैठा था।
सिगरेट जल रही थी, दीवार की घड़ी चल रही थी, फोन बजने वाला था और पोस्टमार्टम फिर से शुरू होने वाला था। क्योंकि कुछ मौतें खत्म नहीं होती, वे हर रात फिर से जीती हैं।